हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके एजुकेट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे प्रक्षेपण यान के बारे में। रॉकेट्स इनको बोल दिया जाता है। किसी भी देश के जो उपग्रह स्पेस में छोड़े जाते हैं, अंतरिक्ष में छोड़े जाते हैं, वे प्रक्षेपण यान के द्वारा छोड़े जाते हैं। तो ये प्रक्षेपण यान यानी कि लॉन्च व्हीकल रॉकेट्स कैसे तैयार किए जाते हैं, इनकी पूरी टेक्नोलॉजी हम आज के वीडियो में देखेंगे और ये कैसे काम करते हैं, इसमें किस टाइप का फ्यूल, किस टाइप का ईंधन यूज किया जाता है, हमारे देश के अंदर अब तक कितने प्रकार के प्रक्षेपण यान तैयार किए जा चुके हैं और वो कितना लोड यानी कितना वेट वे अपने साथ लेकर जा सकते हैं, वो सब हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। इसके साथ ही क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी को भी हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। क्रायोजेनिक प्रौद्योगिकी क्या होती है। इससे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ये मेरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर सीरीज चल रही है जिसको मैं लूसेंट जी के बुक से कवर कर रहा हूँ, जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है स्पेस टेक्नोलॉजी, जिसके ऊपर मैं अब तक 4 वीडियो बना चुका हूँ। ये सब वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, जिसमें अभी तक हमने इंडियन स्पेस रिसर्च के बारे में पढ़ा है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के बारे में पढ़ा है कि भारत ने अंतरिक्ष में अभी तक क्या क्या प्रोग्रेस की है, क्या क्या प्रोग्राम रहे हैं। भारतीय अंतरिक्ष केंद्र इसरो के बारे में हमने कवर किया है और उसकी जो इकाई है, उसकी जो यूनिट्स है हमारे देश के अंदर, उसकी जो यूनिट्स है जो अलग अलग पर्पज़ के लिए बनाई गई है, उसको भी हमने कवर कर लिया है। हमारे देश के जो सैटेलाइट्स है, हमारे देश के जो प्रक्षेपण यान है, रॉकेट्स है, वे कहाँ पे तैयार किए जाते हैं और उनको कहाँ से लॉन्च किया जाता है, वो सब हम अब तक कवर कर चुके हैं। इसके अलावा जो उपग्रह कितने प्रकार के होते हैं, उपग्रह का काम क्या है और उनको कैसे छोड़ा जाता है, स्पेस के अंदर जो अर्थ की कक्षाएं है, ऑर्बिट्स है जिसमें कि उपग्रह चक्कर लगाते हैं, वो भी अलग अलग टाइप की होती है, अलग अलग प्रकार की होती है, वो भी हम अब तक कवर कर चुके हैं। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था अंतरिक्ष में हमारे जो भारतीय अंतरिक्ष यात्री अभी तक गए हैं उनके बारे में, और साथ के साथ जो हमारे स्पेस मिशन रहे हैं जैसे कि चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, मंगलयान, उनके बारे में भी हमने कवर कर लिया है। तो इस चैप्टर में स्पेस प्रोग्राम को लेकर ये हमारी तब अभी तक की जर्नी है जो पूरी हो चुकी है, और आज की वीडियो में हम पढ़ते हैं प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी यानी कि लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी जो हमारे देश के अंदर विकसित हुई है उसके बारे में। आगे बढ़ने से पहले रॉकेट्स के बारे में एक बेसिक इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देता हूँ। रॉकेट्स और शटल दो अलग प्रकार के प्रक्षेपण यान होते हैं। रॉकेट्स वे प्रक्षेपण यान होते हैं जो सैटेलाइट्स को स्पेस में लेकर जाते हैं और जिनका हम एक बार ही यूज कर सकते हैं। लेकिन शटल क्या होते हैं, उसमें जो है प्रक्षेपण यान को दोबारा हम यूज कर सकते हैं, यानी शटल क्या है, रीयूजेबल रॉकेट है। जैसे आप यहाँ पिक्चर में देख रहे होंगे कि ये स्पेस शटल है जिसको हम रीयूज यानी कि दोबारा यूज कर सकते हैं, लेकिन जो रॉकेट्स जो होते हैं उनका हम एक बार ही यूज कर सकते हैं। अब हम रॉकेट्स के बारे में देख लेते हैं। रॉकेट का जो बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। रॉकेट का जो सबसे ऊपर का जो पार्ट्स है उसको पेलोड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पेलोड, जिसमें हम सैटेलाइट को रख सकते हैं जो कि स्पेस में जाके अलग हो जाता है। उसके नीचे जो है प्रोपेलेंट स्टेज होती है जिसके अंदर फ्यूल और ऑक्सीडाइजर का यूज किया जाता है। रॉकेट को बूस्ट अप करने के लिए फ्यूल का यूज किया जाता है और फ्यूज को बर्न करने के लिए, उसको जलाने के लिए ऑक्सीडाइजर का यूज किया जाता है। तो ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है और इन दोनों को ही ईंधन बोला जाता है। और जो सबसे नीचे की जो स्टेज होती है उसको इंजन बोला जाता है। जैसा कि अभी आप फिगर में लॉन्च व्हीकल के बारे में देख रहे होंगे, ये अलग अलग प्रकार के लॉन्च व्हीकल है जो हमारे इंडिया के अंदर यूज किए गए हैं। सबसे पहले यूज किया गया था SLV, फिर उसका मॉडिफाइड आया था ASLV, उसके बाद PSLV और फिर उसके बाद GSLV, और सबसे जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का हमारे पास प्रक्षेपण यान है वो GSLV Mark 3 है। इन सब की अलग अलग विशेषताएं हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। उससे पहले मैं बता देता हूँ कि हम जो ईंधन यूज करते हैं वो 3 या 4 स्टेज में यूज करते हैं, जिनको उनके चरण बोला जाता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, एक वाइट कलर है, फिर रेड है, फिर वाइट है, फिर रेड है, और फिर लास्ट में क्या है, पेलोड। पेलोड में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसमें हम सैटेलाइट का यूज करते हैं, इसमें हम सैटेलाइट रखते हैं। इसके नीचे की जो स्टेज होती है, जैसे ये फर्स्ट स्टेज है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ स्टेज है। इसमें हम ईंधन का यूज करते हैं और ईंधन के साथ हम किसका यूज करते हैं, ऑक्सीकारक का यानी कि ऑक्सीडाइजर का।
फ्यूल जो होता है वो दो प्रकार का होता है, या तो सॉलिड फॉर्म में मिलेगा या आपको, या फिर लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। सॉलिड फॉर्म में हमेशा आपको कौन सा ईंधन मिलेगा, HTPB, और लिक्विड फॉर्म में जो आपको मिलेगा वो कौन सा ईंधन मिलेगा, UDMH। वो सब हम आगे पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आ जाता है SLV-3 यानी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है SLV-3। इसकी शॉर्ट फॉर्म है। साधारण क्षमता वाले SLV-3 के विकास से भारत ने प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कदम रखा तथा 18 जुलाई 1980 को SLV-3 का सफल प्रायोगिक परीक्षण करके अपनी योग्यता को सिद्ध करते हुए स्वयं को अंतरिक्ष क्लब का छठा सदस्य बना लिया। तो सबसे पहले जो लॉन्च व्हीकल हमारे देश में तैयार हुआ था उसका नाम था SLV-3, और ये कब तैयार किया गया था, 1980 में। ये इंपॉर्टेंट है, 1980 में सबसे पहले प्रक्षेपण यान इंडिया के अंदर बनाया गया था। तो ऐसा करके भारत जो है वर्ल्ड लेवल पे छठे नंबर पे का सदस्य, छठे नंबर का देश बन गया था, या स्पेस क्लब का छठा कंट्री बन गया था। इससे पहले जो 5 सदस्य थे उसमें आ जाते हैं रशिया, अमेरिका, फ्रांस, जापान और चाइना। इन सब के बाद इंडिया का छठा नंबर आता है, जिस देश ने अपने खुद के लॉन्च व्हीकल, अपने खुद के रॉकेट तैयार किए थे। SLV-3 ने एक 4 चरण वाला साधारण क्षमता का उपग्रह प्रक्षेपण यान था, जो 40 किलोग्राम भार वर्ग के उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में, निचली कक्षा मतलब जो सबसे नीचे का जो कक्षा जिसमें सैटेलाइट घूमते हैं, जिसको LEO भी बोला जाता है, में स्थापित कर सकता था। यानी SLV-3 में इतनी क्षमता थी कि ये 40 किलोग्राम के सैटेलाइट्स को लेकर पृथ्वी के सबसे नीचे की कक्षा में स्थापित कर सकता था, जिसको LEO, लो अर्थ ऑर्बिट बोला जाता है। और इसमें 4 चरण होते हैं, 4 स्टेज में इसमें ईंधन का यूज किया जाएगा, और जो स्टेज यूज हो जाती है उसको रॉकेट से अलग कर दिया जाता है ताकि उसका वेट कम हो सके और स्पेस में काफ़ी हाइट तक वो जा सके। इसका ईंधन ठोस था, यानी इसका प्रणोदक या प्रोपोलेंट्स बोल दिया जाता है, या फिर फ्यूल बोल दिया जाता है। वो सॉलिड फ्यूल इसमें यूज किया गया था, किसमें, SLV-3 में। इसकी हर स्टेज में सॉलिड फ्यूल का यूज किया गया था। SLV-3 का कुल 4 प्रायोगिक प्रक्षेपण किए गए, जिसमें द्वितीय और चतुर्थ प्रक्षेपण पूर्णतः सफल रहे। 4 SLV-3 रॉकेट्स का अभी तक यूज किया गया था, जिसमें से दूसरा और चौथा जो रॉकेट्स है वो सफल रहे थे। उन्होंने अपने जो मिशन थे कंप्लीट किए थे, बाकी 2 ने नहीं किए थे। 13 अप्रैल 1983 ईस्वी को SLV-3 की चतुर्थ एवं अंतिम उड़ान के द्वारा रोहिणी RS-T2 को सफलतापूर्वक निर्धारित कक्षा में स्थापित करने के बाद इस उपग्रह प्रक्षेपण यान के कार्यक्रम को बंद कर दिया गया था। यानी इसकी जो अंतिम उड़ान थी वो 17 अप्रैल 1983 ईस्वी को थी, जो इसकी चतुर्थ और अंतिम उड़ान थी। अगर हम SLV-3 की बात करें तो अभी तक 4 प्रक्षेपण यान SLV-3 के यूज किए गए हैं, जिनमें से 2 सफल रहे थे। नेक्स्ट हमारा जाता है ASLV, जिसकी फुल फॉर्म है ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और शॉर्ट फॉर्म इसकी SLV है। और हिंदी में क्या बोला जाता है इसको, संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान। वास्तव में SLV-3 का ही संवर्धित रूप है, यानी ये SLV-3 का मॉडिफाइड है। इसमें 100 से 150 किलोग्राम भार वर्ग के उपग्रहों को पृथ्वी की सबसे निचली कक्षा में स्थापित करने के उद्देश्य से विकसित किया गया था। SLV-3 का मॉडिफाइड वर्जन ASLV है, जो 150 किलोग्राम के भार वर्ग के उपग्रह को स्पेस में लेके जा सकता है, और सबसे निचली कक्षा में यानी LEO तक ही ये जा सकता है। यह 5 चरणों वाला संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान था। इसमें फ्यूल की ईंधन की 5 स्टेज होती है। ठोस प्रणोदक से चलने वाले SLV-3 के स्ट्रैप ऑन प्रथम एवं द्वितीय चरण के लिए स्वदेशी तकनीक से विकसित हाइड्रोक्साइल टर्मिनेटेड पॉली ब्यूटाडाइन प्रणोदक तथा तृतीय एवं चतुर्थ चरण के लिए HEF-20 का प्रणोदक का प्रयोग किया गया था। ASLV भी टोटल सॉलिड फ्यूल पर ही काम करता था, ठोस ईंधन पर ही काम करता था। इसकी हर चरण में ठोस ईंधन का उपयोग किया जाता था, जिसके पहले और दूसरे चरण में अपनी स्वदेशी तकनीक से बनी, हमारे देश के अंदर बनी HTPB, जिसकी फुल फॉर्म है हाइड्रोक्साइल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन का प्रयोग किया गया था। ये ईंधन का नाम है, ईंधन का साइंटिफिक नेम है। और तीसरी और चौथी चरण के लिए इसमें HIF-20 ये साइंटिफिक नेम है। इन ईंधन का उपयोग किया गया था पहली 2 स्टेज में NTPB का, और नेक्स्ट 2 स्टेज में HIF ईंधन का उपयोग किया गया था। नेक्स्ट आ जाता है ASLV के कुल 4 प्रक्षेपण कराए गए, यानी इसके 4 टेस्ट किए गए, जिनमें से ASLV-D1
का 24 मार्च 1987 को और ASLV D2 का 13 जुलाई 1988 ईस्वी की प्रथम दोनों प्रक्षेपण असफल रहे थे। इसके जो पहले जो 2 टेस्ट किए गए थे, इस रॉकेट के जो पहले 2 टेस्ट हुए थे वे असफल रहे थे, जिनको कब कब टेस्ट किया गया था 1987 और 1988 ईस्वी में। यानी कुल मिला के ASLV के 4 रॉकेट्स यूज किए गए, जिनमें से 2 असफल रहे थे। नेक्स्ट आ जाता सबसे इंपॉर्टेंट PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले जो रॉकेट्स बनाए गए थे वो SLV-3 थे, जो कि 4 बनाए गए थे, जिनमें से 2 सफल रहे थे। और ASLV भी 4 बनाए गए थे, जिसमें से 2 असफल और 2 सफल रहे थे। उनके बाद बनते हैं PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिनको बोला जाता है। और ये इंडिया का पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था जो सैटेलाइट्स को ऊपरी कक्षा में GEO तक ये सैटेलाइट को लेके जा सकता था। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। 1200 किलोग्राम भार वर्ग के दूर संवेदी उपग्रह को 900 किलोमीटर की ऊंचाई तक ध्रुवीय सूर्य तुल्यकालिक या समकालिक कक्षा में स्थापित करने के उद्देश्य से PSLV का देश में विकास किया गया। PSLV का विकास किस लिए किया गया? यह 1200 किलोग्राम भार वर्ग के सैटेलाइट्स पोलर ऑर्बिट्स में लेके जा सकता था। पोलर ऑर्बिट्स मैंने कौन से बताए थे? जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ चक्कर लगाते हैं, उनको पोलर ऑर्बिट सैटेलाइट्स बोला जाता है। और इसमें ज़्यादातर कौन से उपग्रह छोड़े जाते हैं? दूर संवेदी उपग्रह यानी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स। और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का काम क्या होता है? ये देश के अंदर खनिज पदार्थों को, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, जिनको हम फिजिकली, जहाँ तक हम फिजिकली नहीं पहुँच सकते, उनका ये पता लगाते हैं। कौन से उपग्रह? दूर संवेदी उपग्रह। तो उन उपग्रहों को पोलर ऑर्बिट में छोड़ा जाता है, जिनको ध्रुवीय कक्षा भी बोला जाता है, या सूर्य तुल्यकालिक सन सिंक्रोनस ऑर्बिट्स भी बोला जाता है। और PSLV कितना भार लेके जा सकता था? 1200 किलोग्राम। SLV की हमने बात करी थी, 40 किलोग्राम के सैटेलाइट्स लेके जा सकता था। ASLV 150 किलोग्राम के सैटेलाइट्स लेके जा सकता था। अगर हम PSLV की बात करते हैं तो ये 1200 किलोग्राम भार वर्ग के सैटेलाइट्स पोलर ऑर्बिट्स में लेके जा सकता है। ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यानी कि PSLV, ये 4 चरणों वाला रॉकेट है। इस रॉकेट में फ्यूल की 4 स्टेज यूज की जाती है, जिसकी पहली और तीसरी चरण में ठोस प्रणोदकों का तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में द्रव प्रणोदकों का उपयोग किया जाता है। यानी इसकी पहली और तीसरी स्टेज में सॉलिड फ्यूल का यूज किया जाएगा और सेकंड और फोर्थ स्टेज में लिक्विड फ्यूल का यूज किया जाएगा। ठोस प्रणोदकों के अंतर्गत हाइड्रोक्साइल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन यानी STPB, पहले बता चुका हूँ। ठोस ईंधन के रूप में किसका यूज किया जाता है? STPB का। और अमोनियम परक्लोरेट का ऑक्सीकारक के रूप में, ईंधन को जलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है और ऑक्सीजन के रूप में ऑक्सीकारक का उपयोग किया जाता है। और जिस ऑक्सीकारक का इस ईंधन के साथ उपयोग किया जाता है उसका साइंटिफिक नेम क्या है? अमोनिया परक्लोरेट, NH4ClO4 इसका केमिकल फॉर्मूला है। तो इनका उपयोग किया जाता है। जबकि द्रव प्रणोदक के रूप में मुख्य रूप से अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्रोजन UDMH का द्रव के रूप में यूज किया जाता है और N2O4 का ऑक्सीकारक के रूप में उपयोग किया जाता है, जिसको कमरे के ताप पर द्रवीभूत रहता है, जो कि कमरे के रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। जो सॉलिड फ्यूल का यूज किया जाता है उसमें STPB का यूज किया जाता है और उसके साथ एक ऑक्सीकारक की जरूरत पड़ती है, ऑक्सीडाइजर की जरूरत पड़ती है, जिसके रूप में किसका यूज किया जाता है? अमोनियम परक्लोरेट का। वही अगर हम द्रव ईंधन की बात करते हैं, लिक्विड फ्यूल की बात करते हैं, तो उसमें जो फ्यूल यूज किया जाता है उसका नाम है UDMH यानी कि अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्रोजन, और ऑक्सीकारक के रूप में यूज किया जाता है N2O4 का। नेक्स्ट देख लेते हैं। PSLV की कुल 3 उड़ान कराई गई, जिसमें प्रथम उड़ान असफल रही थी और दूसरी और तीसरी उड़ान पूर्ण रूप से सफल सिद्ध हुई थी। यानी कि PSLV की जब स्टार्टिंग हुई थी इसमें, और इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी? 1994 ईस्वी में। तो जब इसकी पहली टेस्टिंग की गई थी उसमें 3 उड़ान कराई गई थी। पहली असफल रही थी और अगली 2 उड़ान सक्सेसफुल रही थी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं PSLV C3। PSLV के साथ जो C3, C2, C1 लगाया जाता है, ये रॉकेट के सीक्वेंस होते हैं जो लॉन्च के टाइम पे इनको दिया जाता है। PSLV C3 के द्वारा प्रक्षेपित भारतीय दूर संवेदी प्रौद्योगिकी परीक्षण उपग्रह TES भारत का पहला सैनिक उपग्रह है, जो देश के समुद्री इलाकों और विशेषकर चीन और पाकिस्तान से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा
और नियंत्रण रेखा पर किसी घुसपैठ पर प्रभावी नज़र रख सकेगा। PSLV C3 जो कि तीसरा PSLV रॉकेट था, उसने भारत का पहला सैनिक उपग्रह, भारत का पहला मिलिट्री सैटेलाइट स्पेस में छोड़ा था, जिसका प्रमुख काम था समुद्री इलाकों में खासकर चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर पे नज़र रख सके। और नेक्स्ट हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है GSLV, जिसकी फुल फॉर्म हो जाती है जियो स्टेशनरी, या फिर इसको जियो सिंक्रोनस भी बोल सकते हैं, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। GSLV का मेन काम होता है GEO कक्षा में उपग्रहों को स्थापित करना, यानी कि हर प्रकार की कक्षा में सैटेलाइट को लॉन्च कर सकता है। उससे पहले मैं PSLV के बारे में बता देता हूँ। PSLV भी किसी भी कक्षा में सैटेलाइट को लॉन्च कर सकता है, और PSLV जो है अभी तक 50 से ज़्यादा छोड़ जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 47 जो है सफल रहे हैं। वही अगर GSLV के बारे में अगर बताओ तो अभी तक लगभग 13 के आसपास छोड़े जा चुके हैं, जिनमें से 8 सक्सेसफुल रहे हैं। तो आगे देख लेते हैं GSLV के बारे में। GSLV एक महाशक्तिशाली 3 चरणों वाला भूतुल्यकालिक या भू स्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान है। तो इसमें जो फ्यूल की स्टेज यूज की जाती है वो 3 ही होती है, 3 चरणों वाला ये रॉकेट होता है। GSLV के प्रथम चरण में ठोस प्रणोदक का, द्वितीय चरण में द्रव प्रणोदक का और तृतीय चरण में क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किया जाता है। इसकी पहली स्टेज में सॉलिड ईंधन का, दूसरे स्टेज में लिक्विड ईंधन का, और थर्ड स्टेज में किसका यूज किया जाएगा, क्रायोजेनिक इंजन का। अब क्रायोजेनिक इंजन क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे। ठोस प्रणोदक के रूप में STPB और अमोनियम परक्लोरेट का उपयोग किया जाता है, यानी ईंधन कौन सा रहेगा, STPB, और ऑक्सीकारक उसके साथ कौन सा रहेगा, अमोनियम परक्लोरेट का। किसमें, ठोस में, ठोस ईंधन में। वहीं अगर हम द्रव प्रणोदक की बात करते हैं तो उसमें किसका यूज किया जाएगा, UDMH का, और उसमें ऑक्सीकारक के रूप में किसका यूज किया जाएगा, N2O4 का। और रूम टेम्परेचर पर ये किस रूप में रहती है, द्रव के रूप में। क्रायोजेनिक टेक्निक में प्रणोदक के रूप में अत्यंत निम्न ताप पर द्रव हाइड्रोजन जो कि -250 डिग्री सेल्सियस पर, और द्रव ऑक्सीजन -183 डिग्री सेल्सियस पर प्रयोग किया जाता है। यानी इसमें जो क्रायोजेनिक इंजन यूज किया जाता है उसमें जो द्रव हाइड्रोजन का यूज किया जाता है वो -250 डिग्री पर काम करता है, और जो द्रव ऑक्सीजन का यूज किया जाता है वो -183 डिग्री सेल्सियस तक काम करता है। GSLV की पहली विकासात्मक परीक्षण उड़ान 28 मार्च 2001 को की गई थी, जो कि असफल रही थी। GSLV की पहली उड़ान भी असफल रही थी। तो हम फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। SLV की सबसे पहली उड़ान कब हुई थी, 1980 में। ASLV की पहली उड़ान कब हुई थी, 1987 में। PSLV की पहली उड़ान कब हुई थी, 1994 ईस्वी में। और GSLV की पहली उड़ान कब हुई थी, 2001 ईस्वी में। और सबकी पहली उड़ान लगभग असफल रही थी। GSLV D1 ने भी प्रायोगिक संचार उपग्रह GSAT-1 को 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित भूस्थैतिक स्थानांतरण कक्षा में स्थापित नहीं कर सका और लगभग 1000 किलोमीटर नीचे रह गया। इसकी जो पहली उड़ान भरी गई थी वो उस रॉकेट का क्या नाम था, GSLV D1, जिसमें GSAT-1 उपग्रह को 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर भेजा गया था। 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर कौन सा कक्ष होता है, GEO, जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट, उसमें भेजा गया था, जो 35,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद ये असफल हो गया था, यानी 1000 किलोमीटर ये नीचे रह गया था। लेकिन GSLV D2 ने प्रायोगिक संचार उपग्रह GSAT-1 ऑलरेडी भेजा जा चुका था, तो दूसरा संचार उपग्रह भेजा गया था GSAT-2। उसको GSLV D2 ने पृथ्वी की समांतर कक्षा में 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित कर दिया था, यानी दूसरा रॉकेट जो है GSLV का सफल रहा था। इसका इंडोनेशिया के बिओक और कर्नाटक के हासन स्थित मुख्य नियंत्रण प्रणाली से संपर्क हो गया था। उसका कांटेक्ट मुख्य नियंत्रण प्रणाली के साथ हो गया था, जो कहाँ पर है, कर्नाटक के हासन में और इंडोनेशिया में स्थित बिओक में। इन दो जगह पर इस सैटेलाइट के साथ कम्युनिकेशन किया गया। GSLV D2 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 8 मई 2003 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। ये याद रखिए, GSLV D1 जिसका 2001 में प्रयोग किया गया था। जो दूसरा GSLV D2 को लॉन्च किया गया था वो कब किया गया था, 2003 में, जो कि सफल रहा था। और इस सफलता के बाद जो है भारत उन 5 देशों में शामिल हो गया था जिनको एलिट ग्रुप के नाम से जाना जाता है, यानी कि अमेरिका, रशिया,
यूरोपियन संघ, जापान और चाइना। उनके बाद जो है भारत छठा देश बन चुका था जिन्होंने अपने सैटेलाइट जो है GEO कक्षा में, जो सबसे ऊपर की जो कक्षा होती है, सबसे ऊपरी जो कक्षा होती है, उसमें सैटेलाइट को छोड़ चुका था। नेक्स्ट आ जाता है क्रायोजेनिक प्रौद्योगिकी, यानी क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी क्या होती है। अब हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं, जो कि GSLV में यूज की जाती है। क्रायोजेनिक का शाब्दिक अर्थ होता है निम्न तापीय, यानी सबसे न्यून टेम्परेचर। यह ग्रीक भाषा शब्द क्रायो से बना है, जो बर्फ के समान शीतलता के लिए प्रयुक्त किया जाता है। क्रायो जो है ग्रीक भाषा का वर्ड है जिसका मतलब होता है बर्फ के समान शीतलता, यानी बर्फ के समान जहाँ पर टेम्परेचर रहता है वहाँ पर यह क्रायोजेनिक इंजन काम करता है। निम्न तापीय के विज्ञान में 0 डिग्री से लेकर 150 डिग्री सेल्सियस तक के नीचे के तापमान को क्रायोजेनिक ताप कहा जाता है। क्रायोजेनिक टेम्परेचर किसको बोला जाता है? 0 डिग्री से लेकर -150 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को निम्न ताप अवस्था में, यानी क्रायोजेनिक अवस्था में काम करने वाले इंजनों में अति निम्न ताप पर हाइड्रोजन का ईंधन के रूप में और ऑक्सीजन का ऑक्सीकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं। यानी सबसे कम टेम्परेचर पर जो इंजन काम करते हैं उसमें हाइड्रोजन का फ्यूल के रूप में, ऑक्सीजन का ऑक्सीडाइजर के रूप में यूज किया जाता है। और ये किस टेम्परेचर पर काम करते हैं? हाइड्रोजन करता है -250 डिग्री सेल्सियस पर और ऑक्सीजन काम करता है -180 डिग्री सेल्सियस पर। तो इतने कम टेम्परेचर पर भी ये काम कर सकते हैं। इन प्रौद्योगिकी में इन प्रणोदकों का तरल अवस्था में ही प्रयोग किया जाता है। यानी वैसे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस होती है, लेकिन इनको लिक्विड के रूप में कन्वर्ट किया जाता है और फिर इनका यूज किया जाता है। इसमें ईंधन को परम तापीय अवस्था में प्रयोग करने की विशेषता के कारण ही इसे क्रायोजेनिक इंजन कहा जाता है। तो क्रायोजेनिक इंजन क्या होते हैं? क्रायोजेनिक इंजन ऐसे इंजन होते हैं जो ईंधन को उसके परम तापीय अवस्था में भी से नीचे टेम्परेचर पर यूज कर सके। अब हम पढ़ लेते हैं इस इंजन की प्रमुख विशेषताएं। क्रायोजेनिक इंजन की विशेषताएं क्या है? क्रायोजेनिक इंजन में प्रयोग होने वाले द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन के दहन से जो ऊर्जा पैदा होती है वो ठोस ईंधन के आधारित इंजन से प्राप्त ऊर्जा से कई गुना अधिक होती है। क्रायोजेनिक इंजन जो है लिक्विड फ्यूल पे काम करती है और लिक्विड फ्यूल से जो ऊर्जा मिलती है, जो एनर्जी मिलती है, जो रॉकेट को बूस्ट करती है, ऊपर लेके जाती है, वो इतनी ज़्यादा होती है जो ठोस ईंधन से जो ऊर्जा मिलती है उससे कई गुना होती है। इसमें ईंधन के ज्वलन की दर को नियंत्रित किया जा सकता है, जबकि ठोस ईंधन से परिचालित होने वाले इंजन की ज्वलन की दर को नियंत्रित करना कठिन होता है। क्रायोजेनिक इंजन में जो है फ्यूल जो यूज किया जाता है, ज्वलन की दर यानी कि कंबशन रेट को उसको कंट्रोल किया जा सकता है। उसके ईंधन को यूज करने की जो रेट है उसको कम किया जा सकता है या ज़्यादा किया जा सकता है, लेकिन ठोस ईंधन का जो इंजन होता है वो इसको कंट्रोल नहीं कर पाता। इस प्रौद्योगिकी से युक्त इंजन में प्रणोदक की प्रति इकाई बार से अधिक बल पैदा होता है, जिसमें यान को अधिक बल यानी कि थ्रस्ट मिलता है। यानी कि क्रायोजेनिक टेक्निक में जो ईंधन यूज किया जाता है उससे इतनी ज़्यादा एनर्जी मिलती है जिससे कि रॉकेट को बहुत ही ज़्यादा बल मिलता है, बहुत ही ज़्यादा फोर्स मिलता है, थ्रस्ट मिलता है, ताकि वो अत्यंत स्पीड से ऊपर जा सके। स्पेस में जाने के लिए जो रॉकेट यूज किए जाते हैं उनकी जो स्पीड होती है वो कम से कम एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा होती है। और एस्केप वेलोसिटी कितनी होती है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। यानी उस रॉकेट की स्पीड जो है कम से कम 1 सेकंड में 11 किलोमीटर तक जाने की क्षमता हो। क्रायोजेनिक इंजन का पहली बार जो प्रयोग है वो अमेरिका के द्वारा किया गया था और एटलांस संतूर नामक रॉकेट का यूज किया गया था। रॉकेट का क्या नाम था? एटलांस संतूर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 28 अक्टूबर 2006 को तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में पूर्ण निम्न ताप क्रायोजेनिक अवस्था का भारत ने सफल परीक्षण किया। यानी कि क्रायोजेनिक अवस्था का सबसे पहले प्रयोग कब किया गया था? 2006 ईस्वी में। और कहाँ पर किया गया था? महेंद्रगिरी में। और महेंद्रगिरी कहाँ पर है? तमिलनाडु में। 5 जनवरी 2014 को भारतीय अंतरिक्ष संगठन इसरो ने बाहरी उपग्रहों के प्रक्षेपण की क्रायोजेनिक तकनीक विकसित करके GSLV D5 के द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। यानी कि अगर हम बात करते हैं क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी की, यानी क्रायोजेनिक इंजन का सबसे पहले प्रयोग कब किया गया था? 2014 में। कब? 5 जनवरी 2014 में। मोस्ट इम्पोर्टेंट। और किस रॉकेट के द्वारा यूज किया गया था? ये GSLV D5 के द्वारा। GSLV D5 में क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किया गया था। क्रायोजेनिक ईंधन की टेस्टिंग कब की गई थी? 2006 में। क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग कब किया गया था? पहली बार 2014 में। भारत क्रायोजेनिक तकनीक का सफल परीक्षण करने वाला छठा देश बन गया था।
तो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी को यूज करने वाला भारत जो है वर्ल्ड में 6ठे नंबर का देश बन गया था। और इससे पहले के जो 5 देश है वो अमेरिका हमेशा कौन से रहे हैं? अमेरिका, रशिया, चाइना, जापान और फ्रांस। कभी फ्रांस आ जाता है, कभी यूरोपियन संघ आ जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो जो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी जो हमारा चैप्टर चल रहा था वो अब कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको किसी प्रकार का डाउट है, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन अगर आप करना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर दोस्तों ये वीडियो आपकी समझ में आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें हम भारतीय परमाणु अनुसंधान को शुरू करेंगे, यानी हमारे देश के अंदर जो परमाणु ऊर्जा है, न्यूक्लियर पावर जो यूज की जाती है उसको हम कैसे यूज करते हैं, हमारे देश की जो न्यूक्लियर पावर क्षमता है वो कितनी ज़्यादा है, वो सब हम नेक्स्ट चैप्टर से शुरू करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हैं उसकी अच्छी तैयारी करिए। तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक सभी को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।